इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया के एक ऐसे सच के बारे में बात कर रहे हैं जिसे अक्सर नए और चमकदार फ्रेमवर्क्स के शोर में इग्नोर कर दिया जाता है। बिल्कुल। और मतलब डेवलपर कम्युनिटी में लगभग हर साल एक मीम बहुत तेजी से वायरल होता है जिसमें मजाकिया तौर पर कहा जाता है कि पीएचपी अब मर चुका है। हाँ, वो मीम तो मैंने भी कई बार देखा है। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो मतलब पिछले एक दशक से लगातार चल रहा है। एग्जैक्टली। हर दिन जब हम Node.js, रस्ट या गो जैसे नई भाषाओं और नए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के लॉन्च होने की खबरें सुनते हैं, तो ये मान लेना बहुत आसान हो जाता है कि 1994 में बनी कोई प्रोग्रामिंग भाषा अब तक तो म्यूजियम का हिस्सा बन चुकी होगी। बिल्कुल। लेकिन आज हम जो डेटा और विश्लेषण सामने रखने वाले हैं, वो इस पूरे नैरेटिव को पूरी तरह से पलट देता है। हाँ, और ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। आज की इस चर्चा में हम ये भी देखेंगे कि कैसे द ब्लूप्रिंट फॉर एक्शनेबल असाइनमेंट्स से लिया गया असाइनमेंट ऑन क्लिक का कॉन्सेप्ट वेब डेवलपमेंट के एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल मसले को समझने में हमारी मदद कर सकता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन एंगल है इस टॉपिक को देखने का, है ना? ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जिस तकनीक को बार बार पुरानी या खत्म मान लिया जाता है, वो असल में आज भी इंटरनेट के सबसे बड़े हिस्से की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। देखिए यही बात तो इस टॉपिक को इतना दिलचस्प बनाती है। ये मान लेना कि नई तकनीक हमेशा पुरानी तकनीक को पूरी तरह से विस्थापित कर देती है, ये टेक की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। हाँ, सही कहा आपने। हमारा मकसद यहाँ केवल पीएचपी के इतिहास को दोहराना नहीं है, क्योंकि जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं वे बेसिक्स पहले से जानते हैं। असली चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए कि इतने भारी कंपटीशन और हर दिन बदलती टेक्नोलॉजी के बावजूद ये भाषा आधुनिक इंटरनेट के इतने बड़े हिस्से का भार कैसे उठा रही है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। ये केवल इस वजह से नहीं टिक पाई है कि लोग पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। एकदम सही। ये इसलिए टिकी है क्योंकि इसने खुद को एक बेसिक स्क्रिप्टिंग टूल से अब में एक एंटरप्राइज लेवल आर्किटेक्चर में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ों की ओर चलते हैं। 1994 में जब रास्मस लियरडॉफ ने इसकी शुरुआत की थी, तब इसे पर्सनल होम पेज या हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहा जाता था। हाँ, और तब ये आज की तरह कोई पूरी तरह से विकसित सर्वर साइड भाषा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ये महज सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए CGI बाइनरीज का एक सेट था। अगर हम आज के आधुनिक डेवलपर्स के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही प्रिमिटिव या आदिम तरीका लगता है। लेकिन उस समय HTML के भीतर सीधे डायनामिक कोड को एम्बेड करने की जो आजादी इसने दी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। बिल्कुल, वो एक क्रांति की तरह था उस समय के लिए। हालांकि मुझे यहाँ थोड़ा क्रिटिकल होना पड़ेगा। अगर हम ईमानदारी से बात करें तो शुरुआती दौर में PHP की साख बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा करें। इसे स्पेगेटी कोड यानी उलझे हुए और बेतरतीब कोड की भाषा कहा जाता था, जहाँ डिजाइन पैटर्न्स का कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता था। तो फिर ये एक गंभीर एंटरप्राइज टूल कैसे बन गई? ये एक बहुत ही जायज और तकनीकी रूप से सटीक आलोचना है। शुरुआती दिनों में PHP सच में एक वाइल्ड वेस्ट की तरह था। वाइल्ड वेस्ट, ये टर्म बिल्कुल सही बैठता है। हाँ, क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत ज्यादा ढीला था और ये डेवलपर्स को HTML के ठीक बीच में बिना किसी स्ट्रक्चर के डेटाबेस क्वेरीज लिखने की छूट देता था। और शायद इसी वजह से वो स्पेगेटी कोड की समस्या पैदा हुई है ना? बिल्कुल, जहां लॉजिक और प्रेजेंटेशन आपस में इतनी बुरी तरह उलझ जाते थे कि बड़े एप्लीकेशंस को मेंटेन करना किसी दुस्वप्न से कम नहीं होता था। तो फिर बदलाव कैसे आया? यहीं पर हमें इसके एवोल्यूशन को समझना होगा। ये भाषा उसी अवस्था में रुकी नहीं रही। जैसे जैसे वेब की ज़रूरतें जटिल होती गईं, वैसे वैसे कोर डेवलपमेंट टीम ने इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP के फीचर्स जोड़ने शुरू किए। OOP का आना एक बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। PHP 5 के आने तक इसने खुद को एक ऐसी भाषा में बदल लिया था जो जटिल आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर सकती थी। इसने डेवलपर्स को उन पुराने और बेतरतीब तरीकों से बाहर निकालकर एक व्यवस्थित कोडिंग स्टैंडर्ड की तरफ धकेला। और यही वो बदलाव है जिसने इसे इंटरनेट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का मौका दिया। अगर हम W3 टेक्स्ट के डेटा पर नजर डालें तो आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। हाँ, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। आज भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का उपयोग करने वाली लगभग 77.5% वेबसाइटें PHP का उपयोग कर रही हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल कहता है। और जब Node.js या Python के इर्द गिर्द इतना शोर है,
तब भी इंटरनेट के हर 10 में से लगभग 8 सर्वर साइड प्रोजेक्ट्स इसी तकनीक पर चल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हम यहाँ केवल छोटी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं। सही कहा। फेसबुक, विकिपीडिया और टम्बलर जैसे विशाल और हैवी ट्रैफिक वाले प्लेटफॉर्म्स के कोर ऑपरेशंस आज भी इसी पर निर्भर हैं। बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत बड़ा आर्थिक और आर्किटेक्चरल पहलू भी है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कैसा पहलू? अक्सर लोग पूछते हैं कि फेसबुक जैसी कंपनियां किसी नई भाषा पर पूरी तरह से माइग्रेट क्यों नहीं कर जाती। हाँ, ये सवाल तो अक्सर उठता है फोरम्स पर। इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब आपके पास लाखों करोड़ों लाइनों का ऐसा कोड बेस हो जो सफलतापूर्वक बिजनेस लॉजिक चला रहा हो, तो उसे महज किसी नए ट्रेंड के लिए बदलना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक होता है। इकोनॉमिकली अनवायबल। बिल्कुल सही कहा। इसके बजाय कंपनियां उसी तकनीक को स्केल करने के तरीके खोजती हैं। और अगर हम 77.5% के दबदबे की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा और निर्विवाद योगदान वर्डप्रेस का है। अरे हाँ, वर्डप्रेस के बिना तो ये चर्चा अधूरी ही है। अकेले वर्डप्रेस पूरे इंटरनेट की 40% से अधिक वेबसाइटों को चलाता है, और वर्डप्रेस का पूरा इकोसिस्टम, इसके प्लगइन्स और थीम्स पूरी तरह से PHP पर आधारित है। वो वर्डप्रेस का 5 मिनट इंस्टॉल तो काफी मशहूर है। बिल्कुल, उसी 5 मिनट इंस्टॉल ने वेब डेवलपमेंट का लोकतंत्रीकरण कर दिया था, और इसी ने PHP को वो पकड़ दी जिसे आज तक कोई नई भाषा तोड़ नहीं पाई है। लेकिन 1 मिनट रुकते हैं। टेक की दुनिया में ये एक आम धारणा है कि कोई भी तकनीक जो दशकों पुरानी है, वो भारी होगी, धीमी होगी और आधुनिक स्केलेबिलिटी के हिसाब से कमजोर होगी। ये धारणा तो है। अगर विकिपीडिया या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स हर सेकंड करोड़ों रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस कर रहे हैं, तो वे एक इतनी धीमी भाषा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतिहास बताता है कि एक समय ऐसा था जब PHP की परफॉर्मेंस पर गंभीर सवाल उठने लगे थे। उठे भी थे, और वो सवाल जायज भी थे। तो फिर इसने इस धीमीपन की चुनौती और इस स्टिग्मा से कैसे पार पाया? इस सवाल का सीधा सा जवाब है PHP 7। PHP 7 का रिलीज। हाँ, ये इस भाषा के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा तकनीकी टर्निंग पॉइंट था। जब PHP 7 रिलीज हुआ तो ये कोई मामूली अपडेट नहीं था, बल्कि इसके जेंड इंजन का एक बहुत ही व्यापक ओवरहॉल था। इंजन को ही पूरी तरह से बदल दिया गया। बिल्कुल, इसमें एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री यानी AST को पेश किया गया, और मेमोरी मैनेजमेंट को पूरी तरह से नया रूप दिया गया। तो इसका असर असल दुनिया के प्रोजेक्ट्स पर कैसा दिखा? अगर इसे सीधे शब्दों में कहूं तो पुराने वर्जन्स की तुलना में PHP 7 ने बिना किसी हार्डवेयर अपग्रेड के एप्लीकेशंस की स्पीड को सीधा दोगुना कर दिया। सीधा दोगुना, वो भी बिना नए सर्वर्स खरीदे हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, मेमोरी की खपत को भी आधा कर दिया। इस एक कदम ने रातों रात इसे Node.js जैसी आधुनिक और तेज मानी जाने वाली भाषाओं के सीधे मुकाबले में ला खड़ा किया। ये सच में एक बहुत बड़ा तकनीकी छलांग था। बिल्कुल, जो लोग परफॉर्मेंस के नाम पर इसे छोड़कर जा रहे थे, उन्हें इस वर्जन ने वापस सोचने पे मजबूर कर दिया। इंजन को पूरी तरह से बदलकर उसे आधुनिक V8 जैसे इंजनों की टक्कर का बना देना कोई छोटी बात नहीं है। अब अगर हम स्पीड और परफॉर्मेंस से आगे बढ़कर कोड के स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ मुझे हमारी आज की अध्ययन सामग्री से जुड़ा वो शानदार कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। आप असाइनमेंट ऑन क्लिक वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। हमने शुरुआत में द ब्लूप्रिंट फॉर एक्शनेबल असाइनमेंट्स के तहत इसका जिक्र किया था। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को केवल एक सिंटैक्स के तौर पर देखने के बजाय वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर के नजरिए से देखें, तो एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। और वो क्या है? जैसे एक एक्शनेबल असाइनमेंट का ब्लूप्रिंट किसी जटिल और अव्यवस्थित काम को एक साफ और दिशा निर्देशित ढांचे में बदल देता है, ताकि काम करने वाले को पता हो कि कौन सी चीज कहाँ जानी है। बिल्कुल, एक स्पष्ट रूपरेखा। ठीक उसी तरह PHP के आधुनिक फ्रेमवर्क्स ने वेब डेवलपमेंट में यही ब्लूप्रिंट वाला काम किया है। इसने उस पुराने स्पैगेटी कोड को एक एक्शनेबल और स्ट्रक्चर्ड तरीके में ढाल दिया है। ये तुलना यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर PHP केवल अपनी कोर भाषा तक ही सीमित रहता, तो शायद वो आज प्रासंगिक नहीं होता। हाँ, क्योंकि कोर भाषा में तो अब भी उलझने की गुंजाइश है। बिल्कुल, इसकी असली ताकत उन फ्रेमवर्क्स में छुपी है जिन्होंने इस भाषा के चारों ओर एक बहुत ही मजबूत और अनुशासित इकोसिस्टम बनाया है। लारावेल, सिम्फनी और कोड इग्नाइटर जैसे फ्रेमवर्क्स इसी एक्शनेबल ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। और ये डेवलपर्स की जिंदगी कैसे आसान बनाते हैं? ये डेवलपर्स की खाली कैनवस देकर ये नहीं कहते कि जाओ जो मन में आए करो, बल्कि एक स्पष्ट आर्किटेक्चर देते हैं जो कोड को व्यवस्थित और स्केलेबल बनाए रखता है। और जब हम इस स्पष्ट आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर का नाम सबसे ऊपर आता है।
MVC तो पूरे आधुनिक वेब डेवलपमेंट की नींव है। जो लोग इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा परिचित नहीं हैं, उनके लिए अगर हम इसे थोड़ा सरल भाषा में समझें, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से, तो ये और भी साफ हो जाएगा। रेस्टोरेंट का उदाहरण, ये दिलचस्प लग रहा है, बताइए। MVC बिल्कुल एक अच्छे रेस्टोरेंट की तरह काम करता है। यहाँ मॉडल वो रसोई है जहाँ सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर और प्रोसेस होती है। मतलब जहाँ खाना बन रहा है। बिल्कुल। और व्यू वो शानदार तरीके से सजाई गई डिश है जो ग्राहक की टेबल पर पहुंचती है, यानी वो वेब पेज जो यूजर को स्क्रीन पर दिखता है। सही है। तो फिर कंट्रोलर क्या है कि क्या बनाना है और फिर तैयार डिश को वापस टेबल तक लाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया कि रसोई का काम और डिश की सजावट आपस में उलझे नहीं। बहुत खूब। इस रेस्टोरेंट वाले उदाहरण ने MVC की पूरी कार्यप्रणाली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पष्ट कर दिया है। शुक्रिया। मुझे लगा ये इसे विजुअलाइज करने का सबसे आसान तरीका है। तकनीकी तौर पर देखें तो MVC ने वेब डेवलपमेंट की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाया है, जिसे हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कहते हैं, यानी लॉजिक और प्रेजेंटेशन को अलग करना। और ये बड़े प्रोजेक्ट्स में कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। जब आपके डेटाबेस की क्वेरीज आपके HTML कोड से पूरी तरह अलग होती हैं और उनके बीच का संचार एक कंट्रोलर के माध्यम से होता है, तो कोड को पढ़ना, उसमें सुधार करना और उसे टेस्ट करना बेहद आसान हो जाता है। और टीम वर्क भी आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। लारावेल जैसे फ्रेमवर्क्स ने इस MVC ब्लूप्रिंट को इतनी खूबसूरती से लागू किया है कि आज बड़े से बड़े एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स को कई डेवलपर्स की टीमें बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए एक साथ मिलकर बना सकती हैं। यही वो ढांचा है जो कोड को अव्यवस्थित होने से रोकता है। लेकिन एक मजबूत ढांचा और तेज स्पीड ही इंटरनेट पर सर्वाइव करने के लिए काफी नहीं है। यहाँ एक बहुत ही भयानक सपने जैसी सच्चाई पर भी बात करनी होगी, जो हर डेवलपर और कंपनी की नींद उड़ाती है। आप साइबर सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, साइबर सुरक्षा। हर दिन हम किसी न किसी बड़े डेटा ब्रीच या हैकिंग की खबर सुनते हैं। ये एक आम धारणा है कि पुरानी तकनीकों में पुराने जमाने की कमजोरियां होती हैं। हाँ, और PHP के साथ भी ये बात बहुत जोड़ी जाती है। अगर ये भाषा 1994 से चली आ रही है, तो जाहिर है कि इसके इतिहास में सुरक्षा को लेकर कई तरह के समझौते हुए होंगे। SQL इंजेक्शंस और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे गंभीर हमले किसी भी एप्लीकेशन को बर्बाद कर सकते हैं। ये सच में बहुत ही खतरनाक हमले हैं। तो आज के इस आधुनिक और खतरे से भरे डिजिटल माहौल में ये तकनीक खुद को सुरक्षित कैसे रख पा रही है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। इसमें कोई शक नहीं कि पुराने समय में जब डेवलपर्स सीधे और असुरक्षित तरीके से डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करते थे, तब SQL इंजेक्शन जैसे हमले बहुत आम थे। ये हैकर्स करते कैसे थे? SQL इंजेक्शन में हैकर्स फॉर्म के जरिए डेटाबेस में ऐसे कमांड्स भेज देते हैं जो पूरे डेटा को चुरा या डिलीट कर सकते हैं। वहीं XSS के जरिए यूजर के ब्राउजर में हानिकारक स्क्रिप्ट्स चला दी जाती हैं। तो फिर आज के डेवलपर्स इससे कैसे बचते हैं? आज का परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है और इसका श्रेय एक बार फिर इसकी विशाल और बेहद सक्रिय कम्युनिटी और आधुनिक फ्रेमवर्क्स को जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्रेमवर्क्स ने सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, ताकि डेवलपर्स को हर बार शुरुआत से सुरक्षा चक्र न बनाना पड़े? बिल्कुल सही समझा आपने। अगर हम लरावेल का ही उदाहरण लें, तो इसके अंदर एलोक्वेंट ORM नाम का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम अपने आप ही डेटाबेस में जाने वाले हर डेटा को सैनिटाइज कर देता है, यानी उसे फिल्टर कर देता है। इसके कारण SQL इंजेक्शन का खतरा लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि हैकर का कोड डेटाबेस कमांड के रूप में नहीं, बल्कि महज एक टेक्स्ट के रूप में देखा जाता है। मतलब हैकर का वो कमांड बस एक स्ट्रिंग बनकर रह जाता है। एकदम सही। इसी तरह ये फ्रेमवर्क्स XSS हमलों को रोकने के लिए यूजर द्वारा दिए गए आउटपुट को अपने आप एस्केप कर देते हैं। और जो फॉर्म सबमिशन के दौरान हमले होते हैं, उनका क्या? उसके लिए इनमें इनबिल्ट टोकन सिस्टम होता है जो CSRF यानी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी जैसे हमलों से बचाता है। कहने का अर्थ यह है कि सुरक्षा अब केवल डेवलपर की जिम्मेदारी नहीं रही है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है डेवलपर्स के लिए, है ना? सुरक्षा अब उस ब्लूप्रिंट या उस ढांचे के DNA का हिस्सा बन चुकी है जिस पर एप्लीकेशन बनाया जा रहा है। ये सच में गेम चेंजर बात है। जब आर्किटेक्चर खुद ही डिफॉल्ट रूप से सुरक्षा प्रदान करने लगे, तो डेवलपर्स अपना पूरा ध्यान नए फीचर्स बनाने पर लगा सकते हैं। और यही वजह है कि आज भी बड़ी कंपनियां इस पर भरोसा करती हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण और डेटा को एक साथ रखकर देखें,
तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। ये कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो महज इसलिए जिंदा है क्योंकि लोगों को इसे बदलने में आलस आ रहा है। बिल्कुल नहीं। ये इसलिए प्रासंगिक बनी हुई है क्योंकि इसने लगातार और बहुत ही तेजी से खुद को इवॉल्व किया है। सही कहा। CGI बाइनरीज के एक साधारण शुरुआत से लेकर PHP 7 और 8 के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस छलांग तक, और स्पेगेटी कोड से निकलकर लारावेल जैसे बेहद अनुशासित और सुरक्षित MVC फ्रेमवर्क्स तक का इसका सफर अपने आप में तकनीक के अनुकूलन की एक मिसाल है। अनुकूलन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। वर्डप्रेस के इकोसिस्टम ने इसे वो बाजार दिया और इसकी कम्युनिटी ने इसे वो सुरक्षा और आधुनिकता दी जिसकी सी जरूरत थी। इस पूरी चर्चा का अगर सबसे बड़ा निष्कर्ष निकाला जाए तो वो ये है कि तकनीकी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भाषा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बात हर नए डेवलपर को समझनी चाहिए। बिल्कुल। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई तकनीक कितनी नई या चमकदार है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वह असल दुनिया की व्यावसायिक समस्याओं को कितनी कुशलता, कितनी तेजी और कितनी लागत प्रभावीशीलता के साथ हल कर सकती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस सबसे जरूरी चीज है बिजनेस में। हाँ, जब तक इंटरनेट पर डायनामिक वेब एप्लीकेशंस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की मांग रहेगी, तब तक एक बहुमुखी और युद्ध के मैदान में जांची परखी तकनीक के रूप में ये भाषा अपनी अहमियत बनाए रखेगी। बैटल टेस्टेड टेक्नोलॉजी है ये। बिल्कुल। इसका विशाल कम्युनिटी सपोर्ट और इसका लगातार बेहतर होते जाना ही इसके भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। ये एक बेहद शानदार और गहराई से भरा हुआ विश्लेषण था। इस पूरी चर्चा ने उस शोर को शांत कर दिया है जो केवल नई तकनीकों के इर्द गिर्द बुना जाता है। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। अब इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए ये एक ऐसा विचार छोड़ने का समय है जो हमारे आज के इस विश्लेषण से ही बाहर आता है और आगे सोचने पर मजबूर करता है। वो विचार क्या है? जरा गहराई से विचार करने वाली बात है कि अगर 1994 में बनी एक तकनीक आज भी इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट के 77.5% सर्वर साइड को अकेले चला रही है, तो ये हमारे आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है सच में। क्या भविष्य की डिजिटल दुनिया सच में पूरी तरह से नई उभरती हुई और चमचमाती तकनीकों की बुनियाद पर खड़ी हो रही है, या हमारा यह तेज रफ्तार इंटरनेट आज भी उन पुरानी गहरी और मजबूत नींवों पर ही टिका है जिन्हें शायद कभी पूरी तरह से बदला ही नहीं जा सकता? बहुत ही गहरा सवाल है। ये सोचने वाली बात है कि अगली बार जब किसी के ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट खुलती है तो उस आधुनिक डिजाइन के पीछे कौन सी दशकों पुरानी और मजबूत तकनीक शांति से अपना काम कर रही होती है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और तकनीक की इस दुनिया को हमेशा एक नए और आलोचनात्मक नजरिए से देखते रहिए।